नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूचना युद्ध के बारे में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसका हिस्सा न केवल सैनिक होते हैं बल्कि आमजन भी उसका हिस्सा जाने अनजाने होते रहते हैं और जिनका मकसद होता है दुश्मन देश के नागरिकों में संशय पैदा कर देना, उनके मोराल पे फर्क डालना। तो आज की बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आज हम बात कर रहे हैं गलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ था, भारत और चीन के जो दरमियान जो संघर्ष हुआ और जिसमें हमारे 20 जवानों ने वीर गति प्राप्त की। उसके बाद किस तरह से ये युद्ध एक नई शक्ल लेता जा रहा है और किस तरह ये साबित कर रहा है कि भारत जाने अनजाने इस युद्ध का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान और चाइना का जो नैरेटिव है उसको बढ़ावा देने वाले बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स की एकदम से बाढ़ आ जाती है। आपकी टाइमलाइन पे कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है जिसको आप यकीन करना आपके लिए मुश्किल होता है। जब ये लड़ाई खत्म, ये जब संघर्ष खत्म हुआ तो उसके बाद एक हमारी तरफ से हमने ये माना और हमने उन्हें सम्मान दिया कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं। चीन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। चीन ने उसके बाद धीरे धीरे अनलीश करना शुरू किया। पहला उनका ये था कि भाई और हमने 4 से 5 हमारे सैनिक जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और ये जो इंसिडेंट थे, ये जो हैंडल्स जो ओरिजिनेट हुए थे, ये इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट हुई थी पाकिस्तान से। अब आप देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला है, जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ हैं। उनका नाम चाइनीज़ है, तस्वीरें चाइनीज़ है, पीछे बायो चाइनीज़ दे रखा है, ट्वीट भी चाइनीज़ भाषा मैंडेरियन में वो कर रहे हैं। फिर ये कैसे संभव हो पाया? आप अगर थोड़ा समय लगाएंगे, आप उनके फॉलोअर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर मतलब तकरीबन सभी जो फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, उर्दू भाषी हैं। और जो उनकी तस्वीरें हैं, जो उनके ट्वीट्स हैं, रिट्वीट्स हैं, जो पुरानी तस्वीरें जो बनाई गई है, जो नैरेटिव जो बिल्ड किया है, वो सारा पाकिस्तानी है। तो इससे साबित हो जाता है कि एक पूरा मैकेनिज्म दुश्मन देश का हमारे खिलाफ काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि जो सूचना युद्ध है इसकी टैक्टिक्स क्या होती है, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो इसका उद्देश्य होता है जंग को टाला जाए, और जंग को इसलिए टाला जाए कि दुश्मन देश लड़ने से इनकार कर दे। इसमें दुश्मन को ये यकीन दिलाया जाता है कि वो जंग के काबिल नहीं है और लड़ाई शुरू ना करना उसके हित में बेहतर रहेगा। दूसरा, अगर जंग शुरू हो जाए या जंग शुरू होने वाली हो तो उसे दुश्मन देश को ये यकीन दिलाना कि जिस कॉज के लिए तुम लड़ रहे हो वो गलत है, वो अनैतिक है और तुम्हें उस कॉज को छोड़ देना चाहिए। तीसरा जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है दुश्मन के ताकत, जज्बे और जरूरत को गिरा देना ताकि वह प्रतिकार ना कर पाए। आखिरी उसका लक्ष्य होता है कि आम जन को इस तरह संशय में डाल देना, अपनी क्षमताओं के प्रति इस तरह हीन भावना से ग्रस्त कर देना कि वह लड़ने की मनोदशा ही छोड़ दे और इसका फर्क धीरे धीरे करके उनके सैनिकों में भी आ जाए। तो इस तरह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर 3-4 तरीके से दिमाग से खेलने वाली एक चीज है और ये कोई नई चीज नहीं है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में इसका भरपूर इस्तेमाल होता था जब दुश्मन देश के ट्रेंचेस पे लीफलेट्स गिराए दिए जाते थे जिसमें ये लिखा होता था कि उनके सैनिक जो कमांडर हैं वो समझौता कर चुके हैं, वह भाग चुके हैं, उनके साथियों ने समर्पण कर दिया है, अगर वे समर्पण करेंगे तो उनके साथ अच्छा सुलूक होगा। इस तरह से उनके मन में संशय डाल दिया जाता था और कुछ अखबारों की कतरें डाल दी जाती थी जो कि मॉर्फ्ड होती थी, जिसमें उस देश के बारे में लिखा जाता था कि भाई हमारे देश ने हार स्वीकार कर लिया है। इसी तरह के अखबार जो है वो आम जन के बीच में डाले जाते थे। लाउड स्पीकर का सहारा लिया था, टेलीविजन और टीवी सेट्स को, टीवी और रेडियो सेट्स को हैक करके अपनी इंफॉर्मेशन भेजी जाती थी। तो ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा रहे हैं। आज जमाना बदल चुका है, अब इतना समय नहीं लगता है, संसाधन बहुत आसानी से, बहुत तेजी से गति कर रहे हैं। आज का जमाना फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक आदि का है। तो आपका जो न्यूज कंजम्पशन है और जो टैक्टिक्स है वो समय के साथ बहुत तेजी से बदल चुकी है और ये समय समय पे प्रभावी भी साबित हुआ है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन था, उसका इलेक्शन के लिए ये आरोप लगाया जाता है कि जो सूचना तंत्र, जो उन्होंने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो शुरू की थी या जो फेक न्यूज का जो सहारा लिया था, उसका ओरिजिन यूरोप का एक गरीब देश है मैसिडोनिया, उसका शहर था वेलस, वहां से वो काफी प्रसारित हुआ था। अब अगर हम बात करते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में सूचना युद्ध या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किस तरह शेप ले रहा है, तो हाल के उदाहरणों पे नजर डालना बहुत आवश्यक हो जाता है।
बालाकोट में जब हमने स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में जाके, जो आतंकी अड्डा है उस पे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर थी, जिसमें भारतीय वायुसेना दुश्मन देश के इलाके में जाके इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम देके आती है। लेकिन होता क्या है कि सबसे पहले पाकिस्तान अपना नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो जाता है। उनके DGISPR तकरीबन 5 बजे एक ट्वीट करते हैं, उसमें वो अपना एक परिप्रेक्ष्य रखते हैं। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट ट्वीट्स होते हैं उसमें वो पूरे तरह से ये साबित कर देते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह कुछ मसला हुआ ही नहीं, और जो हमला हुआ है वो वहां पे अड्डे पे नहीं हुआ, वो किसी जंगल में हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ। और इस तरह का तमाम उन्होंने वॉरफेयर को एक तरह से अनलीश कर दिया। हमारे पास ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन होती नहीं है, और एक संशय का जो माहौल था वो भारतीयों के दिमाग में काबिज हो चुका था। तो आप देखिए कितनी बड़ी चीज को हम किस तरह से गंवा चुके थे। जब कुछ दिनों बाद जब वो हम पे अटैक करते हैं तो हम उन्हें मार भगाते हैं। इस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन उनके 2 जहाजों को भी गिरा देते हैं। अब आप देखिए कि उस दौरान भी सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें पाकिस्तानी हैंडल से मिलती है, पाकिस्तानी नैरेटिव हमारे बीच में जगह बना लेता है। पाकिस्तानी DGISPR ये कहते हैं कि 2 प्लेन गिरा दिए गए हैं, 2 पायलट उनके कब्जे में है, 1 फरार है, 3 पायलट 2 पायलट की स्टोरी वो देते हैं। होता क्या है, तकरीबन सिर्फ एक ही जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन उनके पास होते हैं। लेकिन हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, हमारे मोराल पे इफेक्ट कर दिया जाता है कि इतना बड़ा नुकसान वो भारत को कर चुके हैं। वो क्या कहना चाहते थे वो सब हमारे पास आ चुका था, लेकिन हकीकत क्या है या जो हमारा परिप्रेक्ष्य ये हम तक जगह नहीं पहुंचा पाया। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने हमें एक तरह से आई ओपनर जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद भी तक तमाम तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस हुआ था उस दौरान भी बहुत सारे हैंडल्स बने मिडिल ईस्ट नामों से, जो दुबई जो तमाम मिडिल ईस्ट के ओमान और उनके राज परिवारों से और इन्फ्लुएंशियल लोगों से संबंधित थे। वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, और उस जहर को हमारे ही लोग साझा कर रहे थे कि देखिए हमारे बारे में ऐसा कहा जा रहा है, ये पाकिस्तान उसको फैला रहा था। हकीकत मतलब आप ये देखिए कि ओमान की राजकुमारी खुद ये कहती कि ये हैंडल उनका नहीं है, वो हैंडल भी पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड था। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल और भारत के जो संबंध है काफी अभी मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। तो नेपाल, बहुत सारे नेपाली हैंडल्स जो हैं भारत को गालियां दे रहे हैं, और वो जब आप पाते हैं कि वो हैंडल्स भी पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रहे हैं, और बहुत सारे भारतीय हैंडल्स जो है पाकिस्तान नेपाल के बारे में बहुत अनाप शनाप कह रहे हैं। तो एक रिफ्ट पैदा करने की एक सोची समझी साजिश हमारे खिलाफ लड़ी जा रही है। हम इसमें किस तरह से प्रोएक्टिवली उसका जवाब देते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक और बात, अगर हम गलवान वाले बात में और भारत और चाइना के बारे में बात करें तो चाइना के पास 2 तरह के हथियार है। एक उनका सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स जो आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक है गैर सरकारी लोग, प्राइवेट ऑपरेटर्स, जो कि तमाम दूसरी तरह के लोगों के जरिए आपके मन में एक संशय पैदा कर रहे हैं। तीसरी बात, चाइना बहुत तेज है, वो आपके संसाधनों को और आपके समाचार पत्र माध्यमों को, आपके चैनल्स को भी आपके खिलाफ यूज कर रहा है। हाल ही में एक PTI को उन्होंने इंटरव्यू दिया, सिर्फ 3 सवाल, 3 परिप्रेक्ष्य, अपना ही नजरिया और वही प्रोपेगेंडा उन्होंने बहुत आसानी से और बहुत आराम से फैलाया भारतीय न्यूज मीडिया के माध्यम से। तो आप समझ लीजिए कि जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ये सिर्फ इसको लड़ना सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है, हर आदमी उसका शिकार हो सकता है। आपसे अपेक्षा की जाती है, हम सबसे अपेक्षा की जाती है कि हम समझदारी से निर्णय लें और कुछ ऐसा जनमानस में या कुछ ऐसा काम ना करें जिसमें दुश्मन देश को फायदा हो। धन्यवाद।